नाज़रीन, मेरे ताज़ा वीलाग में खुश आमदीद। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, मगर उन खबरों की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ देखी और आई वॉज रियली अम्यूज टू सी दैट। मैंने एक ट्रांसमिशन देखी और उस ट्रांसमिशन में कम से कम 5 और 6 जगादरी किस्म के इकोनॉमिस्ट बैठे थे, कुछ बड़े बिजनेस लीडर्स बैठे थे, और वो हमें कीमतों में इजाफे के फ़ज़ाइल और फ़यूज़ व बरक़ात पर लेक्चर दे रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। पहले तो मुझे अपने कानों और आंखों पे यकीन नहीं आया कि कल तक तो ये कीमतें बहुत बुरी चीज़ थीं और एकदम से आज इन कीमतों के कौन से मस्बत नताइज निकलने शुरू हो गए हैं। और बताया ये जा रहा था कि अगर ये कीमतें ना बढ़ाई गई तो बहुत वतन अजीज़ में अजाब आ जाएगा। कीमतें ना, यानी जो आयरनी है, कीमतें ना बढ़ाई गई तो और बढ़ जाएंगी। यानी मैं आई कुडंट होल्ड माई लॉफ्टर कि ये क्या है। कल तक तो नाअहल हुकूमत थी, वो हमें कह रही थी, और ये इनकी नाअहली की वजह से हुकूमत जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं, और आज आप कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ाना ऐन जो है हमारा फरीज़ा है। तो ये क्या सिलसिला है, ये क्यों है और क्या सिलसिला है, इस पर मैं बात करूँगा। इलेक्शन क्या हल है, इस पर मैं बात करूँगा। IMF वर्ल्ड बैंक हमें पैसे अभी तक क्यों नहीं दे रहे, इस पर मैं बात करूँगा। सऊदी अरब वालों ने हमारे साथ ये रवैया क्यों रवा रखा, मैं इस पर बात करूँगा। मगर इससे पहले मैं एक और बात बताऊँ। मैं अब इकोनॉमिस्ट को कोट कर रहा हूँ। इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप के बारे में बड़ा खूबसूरत तो नहीं कहना चाहिए, मगर बड़ा पर्टिनेंट जो फिक्रा था, उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात को कहा द रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल मिसट्रस्ट। एक दूसरे पर अदम एतमाद का रिलेशनशिप है हमारा, और कोई फ्री लंचेस नहीं है। और आप बेशक मुफ्त काम उनका करके दे दें तो वो आपको उसकी, और ये ख्याल जो था कि ये ए पार्टी जो है ये तो बिल्कुल इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और दूसरी उसको वो फैसिलिटेट करेगी, ये सारी बात गलत साबित हुई। अब सवाल ये है कि अब जो कुछ भी हो वो हमें हमेशा अंडर प्रेशर रखेंगे। और अंडर प्रेशर क्यों रखेंगे हमें, वो इसलिए कि हम एक ऐसी न्यूक्लियर स्टेट हैं जिसे वो कभी न्यूक्लियर स्टेट बनने नहीं देना चाहते थे। मगर सवाल ये है कि जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं आज हम, और मुझे टोन नीचे जाती नजर आती है। खाकान अब्बासी साहब आज रिकॉन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी जब ये हुकूमत में आके मुश्किल में होते थे तो ये कहते थे जी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, चार्टर ऑफ मईशत करें, आए बैठ के बात करते हैं। तो क्या आए आकर और बैठ कर बात करने से मसला हल हो जाएगा? पेट्रोल की कीमतें 200 करने से या जो डॉलर को 200 रुपये ले जाने पे क्या आप इस मैशत को संभाल सकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं संभाल सकेंगे। आप फर्दर दलदल में जाएंगे। तो फिर आखिर सबके जहनों में सवाल पैदा होता है, इसका हल क्या है? तो हल आउट ऑफ द बॉक्स है। जो हल आपको IMF और वर्ल्ड बैंक देगा वो हल नहीं है, बल्कि उस दलदल में मज़ीद धंसने का नाम है, और हमेशा वो आपको इसी तरीके से अपने अंडर प्रेशर रखेंगे। मगर क्या ऐसे मुल्क दुनिया में मौजूद नहीं हैं जिन्होंने अपने इस दलदल से निकले हैं? क्या ऐसे मुल्क नहीं है? इंडिया की हम मिसाल लेते हैं, उसने पहला IMF का प्रोग्राम लिया, उसके बाद कभी प्रोग्राम नहीं लिया, और आज उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें। बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, गुर्बत है, जिल्लत है, करप्शन है, हर जगह है, पर इतनी नालायक इशराफिया दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी। और तुम खाओ पियो, हमने कब रोका है या कोई रोक सका है तुम्हें आज तक? तुम मुल्क को इस नहज पर ले आए हो कि हमें 200-300 मिलियन के लिए लोगों के जो है वो अपना बैगिंग बाउल लेके जाना पड़ता है, कासे पकड़ के जाना पड़ता है। क्या इतनी नालायक इशराफिया कभी आई है? अब ये कह रहे हैं ये पिछले 4 साल का किया धरा है, जो अच्छा पिछले 70 साल तो यहाँ आए ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? कोई हल नहीं है आपका। आप इलेक्शन में जाकर देख लें क्या होगा। हमारा 5 बिलियन रुपीज़ लगवाएंगे तो उस इलेक्शन के बाद जो टीम आएगी वो क्या मैशत के साथ हमारे साथ कर लेगी? क्योंकि मैं पहले दिन से बात कह रहा हूँ कि ये गुड गवर्नेंस का इशू नहीं है, स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं। अपने स्ट्रक्चर्स को आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको डिपेंडेंस जो है वो डोनर एजेंसीज पे कम करनी पड़ेगी। आपको अपनी बिजली की कीमत नीचे लानी पड़ेगी। बिजली की कीमत नीचे लाने के लिए उसके तमाम मुआहदे खोलने पड़ेंगे। वो मुआहदे लेके आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये साबित करना होगा कि ये मुआहदे पाकिस्तान के अवाम और मैशत की जो है वो दुश्मनी में किए गए थे, या कम से कम डेट्रीमेंटल थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आपको डिसीजन दे देती है तो आप यही मुआहदे लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, उनको रीडू कर सकते हैं। अगर आपने एक बिजली का, और मैंने खान साहब से कहा था, और मैंने बनी गाला में कहा था, उन्हें तो शायद याद हो या ना हो, मैंने कहा हुजूर अगर आप बिजली ठीक नहीं कर सकते तो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे नहीं ला सकते, आप कभी भी आप अपनी मैशत की खड़े नहीं होंगे टांगों पर। आपकी आमदनी क्या है?
कर्जा, एक कर्जा लिया, फिर उसको देने के लिए दूसरे कर्जा लिया, और अब जब बड़े माशाल्लाह ढोल तमाशे के बाद अब पावर में आए हैं तो अब आके पता चला जनाब अब तो ये मुसीबत पड़ी हुई है, अब क्या करें। मिफ्ताह इस्माइल साहब अब आके हमें जो है वो कीमतें बढ़ाने के फ़ज़ाइल पे लेक्चर दे रहे होते हैं। कल तक वो कहते थे जनाब ये देखिए ये तो बड़े नालायक लोग आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी आपने फेवर की खान साहब को पावर से निकाल के की, अब आप इसको ठीक कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं आपको खबर भी देता हूँ, खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर स्प्लिट है इस इशू पे कि इलेक्शन करवाए जाए या ना करवाए जाए, 1.5 साल हुकूमत में रहा जाए या ना रहा जाए। मेरे ख्याल में ये दोनों ऑप्शन चॉइस है, आप रह के भी कुछ नहीं कर सकते, अब हुकूमत से बाहर जाके भी कुछ नहीं हो सकता। वो इसलिए कि आपको यहाँ बैठ के ये जो छोड़ दें ये बातें। मैंने डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से जब बात की तो उन्होंने एक लफ्ज़ बोला, उन्होंने कहा था यहाँ अब पॉलिटिकल इकॉनमी की बात करनी होगी। अब पॉलिटिकल इकॉनमी क्या है कि भाई जब आपकी मैशत इंक्लूसिव नहीं है, आपकी मैशत में इस मुल्क के अवाम के कोई स्टेक्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। वो आप ऊपर से मैशत को बैलेंस कर देते हैं और जनाब पेपर पे बैलेंस कर भी लेते हैं, आप अपना डेफिसिट ख़त्म कर लेते हैं, ट्रेड डेफिसिट कम कर देते हैं, और वो ट्रांसलेट नहीं होता आम आदमी की वेलफेयर में, तो उसका क्या फ़ायदा। और ये नहीं हो रहा, यही हो रहा है इंडिया में। एक बात जो मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारी इतनी शराफिया नालायक है कि इन्होंने ये नहीं सोचा अपने अल्ले तल्लों में और लूट मार में कि यार ये मुल्क होगा तो हम भी हैं, ये मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट तो नहीं करना चाहिए। मुझे सही अगर याद नहीं पड़ रहा तो $38 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बांग्लादेश जैसे मुल्क के पास पड़े हैं जो हमसे बाद आज़ाद हुआ और जो उसके हालात थे। और आपकी हालत ये है कि ये 10 बिलियन भी जो है वो हमारे नहीं है, कुछ कर्जा है, कुछ आपने बैंकों के और कमर्शियल बैंकों के डाले हुए हैं। तो ये एक बड़ी ग्रेव सिचुएशन है। ये इलेक्शन से ठीक होती और इलेक्शन से चीज़ें बियॉन्ड जा चुकी हैं। इमरान खान साहब मांग रहे हैं इलेक्शन, ठीक है आपसे होते हैं करवा लें, उनसे होते हैं वो करवा लें, मगर क्या ये हमारा मसला इलेक्शन है। और यार पिछले 5 साल से इलेक्शन हो रहे हैं, हर मैं आई एम नॉट एडवोकेटिंग मार्शल लॉ, आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी जिसे आप कहते हैं कोई नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप, लेकिन आपकी जो नॉन डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक आमराना मैशत है ये अब नहीं चल सकती। ये अब ऐसे नहीं हो सकता कि जो है वो एक भिखारी रियासत के जो है अरबपति हुक्मरान और खरबपति हुक्मरान हो और हमें रोज़ इतला करें कि हम बड़े गरीब हैं इसलिए हमें सब सर्विस और जो ग़ुलामी करनी पड़ेगी। तो ये इश्यूज़ हैं, आपको बैठना पड़ेगा, आपको उन मैशतदानों को बिठाना पड़ेगा जिनके मफाद आलमी मालियाती इदारों से मुंसलिक नहीं है, जो अपने सीवीज़ लेके वहाँ नौकरियाँ ढूंढने नहीं जाते, जो यहाँ के सच बोलें और हमें बताएं कि ये जो मोहलक पॉलिसियाँ हैं मैशत की जो पिछले 30, 40, 80 से आपने शुरू कर रखी हैं, इनको ना सिर्फ तर्क करना होगा, बैठ के उनके साथ मामला करना होगा। IMF और वर्ल्ड बैंक की आंखों में आंख डाल के बात करनी होगी। यहाँ आप रियल डेट कमीशन बनाएं, जो डेट कमीशन एवो मोरालेस ने एक्वाडोर में बनाया था और जिसके बाद उसने फैसला करके कहा था कि ये $101 का जो कर्जा है ये $1 का नहीं है, इसमें हमने आपको 38 सेंट देने और अपनी मर्जी पे देंगे, वो आपसे मामला करेंगे आपकी स्ट्रेटजिक पोजीशन की वजह से, आपके न्यूक्लियर स्टेट होने की वजह से। मगर क्या करें, इन तमाम हल के रास्ते में क्या चीज़ आती है, आपके एसेट्स जो सारे के सारे वेस्ट में पड़े हैं। एक न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी लगती है और उस एक न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी इसके आगे आप इतने बेबस होते हैं कि आप उनकी हर बात मान लेते हैं कि कहीं ये ना पता चले कि जनाब के उधर रांचेज़ कितने हैं, आपको उधर माल कितना पड़ा हुआ है। तो हमें हल तो हैं, मगर ये हल वही लोग कर सकेंगे जिनके बैंक अकाउंट छोटे मोटे पाकिस्तान में हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, जिनकी मफादात पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हल तो ढूंढने पड़ेंगे वरना कोई और ऑप्शन नहीं है। नाज़रीन, बात को ख़त्म करते हैं, मगर मैं जाते जाते ये आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि हल नहीं हुए। अगले ब्लॉग में मैं बताऊँगा कि दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क कौन सा था जिसने डिफाई किया आलमी मालियाती इदारों को, बगावत की उनसे, बगावत करने के बाद उसने अपनी मुल्क के अवाम की तकदीर और उनकी गुर्बत को ख़त्म किया। ये यहाँ भी हो सकता है, मगर करेगा कौन? वो नहीं करेंगे जो हमें गरीब करके ख़ुद अमीर होते हैं, वो करेंगे जो हमारी सफ़ों से निकल के आके हमें लीडरशिप देंगे। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, हमें देखते रहें। और आपकी हौसला अफजाई का बड़ा शुक्रिया। मुझे आज ही बता रहे थे मेरे प्रोड्यूसर हैं कि आप हमें हमारी आ रहे हैं और पजीराई भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इंकरेजमेंट करेंगे तो हम और भी खबरें देंगे और रियलिस्टिक एनालिसिस आप तक पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।